हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो आज हम लोग वर्ग 10 का मॉडल क्वेश्चन पेपर 2025 सॉल्व करेंगे। अगर आप लोग को वीडियो थोड़ा भी पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। तो चलिए हम लोग प्रश्न संख्या 1 शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 27 के शून्यक क्या है? तो जब भी शून्यक का सवाल रहे तो जो सवाल दिया हुआ रहेगा उसके बराबर में क्या ले लेना है? 0। तो चलिए हम लोग एक्स स्क्वायर 27 बराबर के उस साइड में क्या ले लेंगे? 0। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर बराबर -27 को क्या करेंगे? बराबर के उस साइड ले जाएंगे। तो अभी बराबर की साइड -27 है, बराबर के उस साइड में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? +27। अब x बराबर 27, अब स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? ±√27। अब क्या करना है? 27 जो है उसको रूट से बाहर कर देना है। तो रूट से बाहर करने के लिए क्या करना पड़ेगा हम लोग को? 27 का गुणनखंड करना पड़ेगा। तो चलिए 27 का गुणनखंड कर देते हैं। 3 9 27, 3 तिया 9, 3 एका 3। तो रूट से कोई भी संख्या किस तरह से बाहर निकलता है देखिएगा। 27 को रूट से बाहर कैसे करेंगे? 27 का गुणनखंड किया तो हम लोग को क्या मिला? 3 गुना 3 गुना 3। अब रूट से बाहर कोई भी संख्या कब निकलता है? जब उसका जोड़ा बनता है। तो 3 और 3 का जोड़ा बन रहा है तो ये क्या होगा? रूट से बाहर चला जाएगा। और रूट के अंदर यहाँ पर क्या बचा? सिर्फ 3 बचा। तो इस तरह से 27 को जब हम लोग रूट से बाहर करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3√3। तो देख सकते हैं ±3√3 कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी। तो हमारा सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 2, यदि किसी बहुपद का ग्राफ एक्स अक्ष पर 3 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है तो इनमें कितने शून्यक होंगे? तो इसको हम लोग चलिए ग्राफ की सहायता से समझते हैं। तो सबसे पहले एक ग्राफ खींच लेते हैं इसका। ये क्या कहलाता है हम लोग का? एक्स अक्ष कहलाता है और ये क्या कहलाता है? वाई अक्ष कहलाता है। नाम दे देंगे, इधर होता है एक्स, इधर क्या होता है? एक्स डैश, ऊपर में वाई और नीचे में क्या होता है? वाई डैश। अब यहाँ पर सवाल को ध्यान से समझना है। यदि किसी बहुपद का ग्राफ एक्स अक्ष पर 3 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है, कितना बिंदु? 3 बिंदु। अभी देखेंगे, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद किया, 2 बिंदु पर प्रतिच्छेद किया और ये 3 बिंदु पर प्रतिच्छेद किया। तो इस तरह से जब 3 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करे तो इनमें कितने शून्यक होंगे? तो कितना बार प्रतिच्छेद कर रहा है? 3 बार। इसीलिए इसके कितने शून्यक होंगे? 3 शून्यक होंगे। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, 3। क्वेश्चन नंबर 3, 2 परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है? तो चलिए इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल लेते हैं, 4 और 5। तो इसके बीच में कितनी परिमेय संख्या हो सकती है? तो इसके बीच में बहुत सारी परिमेय संख्या होती है। जैसे कि हम लोग 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, इस तरह से इसके बीच में देखा जाए 4 और 5 के बीच में तो बहुत सारी परिमेय संख्या होती है। तो इसके बीच में कोई फिक्स ना ही 1 होती है, ना ही 2 होती है, ना ही 3 होती है। इसके बीच में बहुत सारी होती है। कहने का मतलब कौन सा आंसर सही हो जाएगा हम लोग का? ऑप्शन नंबर डी, अनंत। क्वेश्चन नंबर 4, 2 क्रमिक सम संख्याओं का HCF क्या होगा? तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि सम संख्या क्या होती है। सम संख्या में 2 के सभी पहाड़ा आते हैं, जैसे कि 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, ये सभी क्या होती है? सम संख्या कहलाती है। तो क्वेश्चन क्या है? 2 क्रमिक। क्रमिक का मतलब क्या होता है? लगातार वाली संख्या। तो यहाँ पर देखेंगे 2 लगातार सम संख्याओं का HCF। तो इसमें से हम लोग कोई भी 2 लगातार वाली संख्या ले लेंगे। जैसे कि उदाहरण के लिए हम लोग ले लेते हैं 4 और 6। ये दोनों क्या है? लगातार वाली संख्या। तो सबसे पहले 4 और 6 का गुणनखंड निकालेंगे। 4 का गुणनखंड कितना हो जाएगा? 2 दूना 4, 2 एका 2। और 6 का गुणनखंड कितना हो जाएगा? 2 तिया 6, 3 एका 3। तो इसको हम लोग लिखेंगे 4 का गुणनखंड। 4 का गुणनखंड किया तो हम लोग को क्या मिला? 2 और 2। तो इसको क्या लिखेंगे? 2 गुना 2। इसके बाद क्या निकालेंगे हम लोग? 6, क्या लिखेंगे? 6 का गुणनखंड। तो 6 का गुणनखंड कितना हो गया? 2 गुना 3। अब HCF निकालना हम लोग को किसका किसका? कौन सा संख्या लिए हैं? 4 और 6। तो 4 और 6 का HCF बराबर कितना हो जाएगा? HCF उसको बोला जाता है जो क्या हो? सार्वगुणनखंड हो। सार्वगुणनखंड कहने का मतलब जो सब में हो। तो यहाँ पर देखेंगे कि दोनों में क्या है? तो दोनों में यहाँ पर क्या है? 2।
तो जो दोनों में रहता है उसी को बोला जाता है HCF। तो 4 और 6 का HCF कितना हो जाएगा 2। तो इस तरह से यहाँ पर कोई भी संख्या यदि हम लोग लेते हैं, जैसे कि अभी हम लोग 4 6 लिए तो उसका HCF कितना आया 2। इसी प्रकार यदि हम लोग 6 8 लेते हैं, अगर इसका गुणनखंड किया जाए तो उसका भी सारों गुणनखंड कितना होगा 2 ही होगा, उसका HCF कितना निकलेगा 2 ही होगा। तो हमारा फाइनल आंसर कितना हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2। क्वेश्चन नंबर 5, दो चरों एक्स वाई में रैखिक समीकरण ax + by + c = 0 के कितने अधिकतम हल संभव है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया हुआ है, 1 2 अनगिनत, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनगिनत हल होंगे। तो चलिए इसको एक उदाहरण समझते हैं। जैसे कि यहाँ पर क्या दिया हुआ है समीकरण हम लोग का ax + by + c। तो a b और c यहाँ पर क्या है कोई नंबर है। तो चलिए इसी से संबंधित एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे एक जगह पर कोई नंबर रखते हैं तो क्या हो जाएगा 3x + 4y + c के जगह भी कोई नंबर रखते हैं 3 बराबर 0। अब यहाँ पर पूछा जा रहा है कि अगर ये रैखिक समीकरण है तो इसके कितने हल संभव हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, x बराबर कितना ले लेंगे 1 लेंगे। तो क्या मिलता है 3 × x के जगह क्या रखेंगे 1 + 4y + 3 बराबर 0। 3 का क्या हो जाएगा 3 + 4y + 3 = 0। तो 4y + 3 और 3 कितना हो जाएगा 6 = 0। 4y बराबर ये +6 उधर जाएगा क्या हो जाएगा -6। तो y बराबर क्या हो जाएगा -6 4y। 4 और y के बीच में क्या है गुना है। तो अभी ये गुना में है तो इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा भाग में बटे में। तो क्या हो जाएगा /4। अब ये कैंसिल हो रहा है, इसको कैंसिल करेंगे 2 दूना 4 2 तिया 6। इस तरह से y का मान कितना निकला -3/2। तो जब हम लोग x का मान 1 रख रहे हैं तो y का मान कितना मिल रहा है -3/2। इसी प्रकार जब हम लोग x बराबर 2 रखेंगे तो y का कुछ और मान आएगा, और x बराबर 3 रखेंगे तो इस तरह से y का कुछ और मान आएगा। तो इस तरह से यहाँ पर ax + by + c जो रैखिक समीकरण है इसके कितने हल होंगे अनगिनत हल होंगे। हम लोग जितना मान रखेंगे उतना उसका अलग अलग वैल्यू आता रहेगा। तो हम लोग का सही आंसर कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनगिनत हल होंगे। क्वेश्चन नंबर 6, असंगत समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं कैसी होती है। प्रतिच्छेदी, समांतर, संपाती, कोई नहीं। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समानांतर। तो इसको समझने के लिए एक नोट याद करना पड़ेगा हम लोग को। तो ये जो तीनों पॉइंट है इस तीनों पॉइंट को याद कर लेना है, क्योंकि इस पॉइंट से ये जो तीनों पॉइंट है इससे एक क्वेश्चन फिक्स है। तो चलिए तीनों पॉइंट को थोड़ा समझ लेते हैं। पहला क्या है प्रतिच्छेदी रेखाएं। प्रतिच्छेदी रेखाएं कहने का मतलब वैसी दो रेखा जो आपस में एक दूसरे को क्या करती हो काटती हो। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि सिर्फ और सिर्फ इसका कितना हल होता है एक हल होता है। क्यों? क्योंकि ये एक दूसरे को कितने बिंदु पर काट रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ एक बिंदु पर काट रहे हैं, इसलिए इसका कितना हल होगा एक हल होगा, या फिर बोल सकते हैं अद्वितीय हल। अद्वितीय का मतलब क्या होता है कोई भी दूसरा हल नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक हल। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे ये दोनों रेखाएं कैसी होंगी संगत होंगी। अब संगत क्यों होगी? क्योंकि ये दोनों रेखाएं आपस में क्या हो रही हैं एक बिंदु पर मिल रही है। तो मिल रही है इसीलिए ये क्या हो जाएगी संगत। और जिसका समीकरण क्या होता है a1/a2 ≠ b1/b2। सेकंड पॉइंट क्या है संपाती रेखाएं। तो संपाती रेखाएं उसको कहते हैं यदि दो रेखाएं एक दूसरे के ऊपर हो तो दोनों रेखाएं आपस में क्या कहलाती है संपाती रेखाएं कहलाती है। तो इस कंडीशन में क्या होता है अपरिमित रूप से अनेक हल। अब अपरिमित रूप से अनेक हल क्यों होते हैं? क्योंकि ये दोनों रेखाएं हर एक बिंदु पर मिल रहे हैं, कहने का मतलब बहुत सारे बिंदु पर मिल रहे हैं, इसीलिए इसके क्या होंगे अनेक हल होंगे। और ये दोनों साथ साथ हैं मिल रहे हैं तो क्या होगा संगत। यहाँ भी ये दोनों क्या हो एक बिंदु पे मिल रहे थे इसलिए क्या हुआ उसका हल संगत। और ये भी हर एक बिंदु पर मिल रहे हैं इसलिए ये भी क्या हो जाएगा संगत। मिल रहे हैं तो संगत और नहीं मिलेंगे तो क्या हो जाएंगे असंगत। चलिए तो इसका जो समीकरण है वो क्या होता है a1/a2 b1 = b1/b2 = c1/c2। नेक्स्ट पॉइंट क्या है समानांतर रेखाएं। तो समानांतर रेखाएं किसको बोला जाता है? वैसी दो रेखाएं जिसके बीच की दूरी यहाँ से यहाँ की जो दूरी है वो क्या होती है एक समान होती है, ऐसी रेखाएं क्या कहलाती है समांतर रेखाएं कहलाती है। तो इस कंडीशन में क्या होता है कोई भी हल नहीं है होती है, क्योंकि ये दोनों रेखाएं आपस में कभी मिल ही नहीं रहे हैं तो इसलिए इसके कोई भी हल नहीं होंगे। और ये दोनों रेखाएं आपस में नहीं मिल रही है इसलिए ये दोनों क्या होंगे असंगत होंगे, क्योंकि मिलते हैं तब क्या होता है संगत और जब नहीं मिलेंगे तो क्या बोलेंगे हम लोग उसको असंगत।
और जिसका समीकरण क्या होता है a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। तो अभी का हमारा क्वेश्चन क्या था कि असंगत समीकरण युग्म द्वारा, तो असंगत समीकरण युग्म द्वारा रेखाएं कैसी होंगी, तो रेखाएं कैसी होती है, उसकी समानांतर होती है। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, समानांतर। क्वेश्चन नंबर 7, x² - 3x + 2 = 0 का एक मूल है। तो मूल निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग को क्या निकालना पड़ेगा, d निकालना पड़ेगा। तो चलिए एक बार समीकरण को लिख लिया जाए, x² - 3x + 2 = क्या है, 0। तो यहाँ a का वैल्यू कितना हो जाएगा, x² के सामने वाला क्या कहलाता है, a कहलाता है। तो इसके सामने कोई भी नंबर नहीं है, कहने का मतलब कितना इसका सामने है, 1 छुपा हुआ है। तो a बराबर कितना हो जाएगा, 1। b बराबर क्या हो जाएगा, x के सामने वाला b कहलाता है। तो b बराबर क्या हो जाएगा, -3, और c बराबर कितना हो जाएगा, 2। तो चलिए सबसे पहले d निकाल लेते हैं। d बराबर क्या होता है, b² - 4ac। b का वैल्यू कितना है, -3 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर, -4 की जगह 4 हो जाएगा, 4 और 1 के बीच में क्या है, गुना है, गुना लगाएंगे। a का वैल्यू कितना है, 1 गुना c का वैल्यू कितना है, 2। 3 का स्क्वायर, तो -3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, -3 का स्क्वायर करने का मतलब -3 गुना -3, 3 क्या हो जाएगा, 9, माइनस प्लस। तो -3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 माइनस, चलिए अब इसको गुना कर देते हैं, 4 1 4, 4 दूना 8। तो 9 में 8 घटा देंगे, कितना हो जाएगा, 1। इस तरह से डी का वैल्यू कितना निकल गया, 1। चलिए अब मूल निकाल देते हैं। तो फॉर्मूला क्या होता है, x बराबर -b ± √d/ क्या होता है, 2a। चलिए तो ये हो गया फॉर्मूला का माइनस। उसके बाद देखेंगे b, तो b का वैल्यू कितना है, -3। तो यहाँ पर क्या, b की जगह हम कितना रखेंगे, -3 ± √d। का वैल्यू कितना है, 1 रख देंगे, बटे 2 की जगह 2 हो गया, गुना क्या हो जाएगा, a का वैल्यू कितना है, 1। तो यहाँ पर कितना रख देंगे, 1। अब यहाँ पर देखेंगे माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, फिर यह क्या है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +3, प्लस माइनस है, प्लस माइनस लगाएंगे, √1 का वर्गमूल क्या होता है, 1 हो जाएगा, और 2 का क्या हो जाएगा, 2। अब नेक्स्ट लाइन क्या हो जाएगा, x का यहाँ से 2 वैल्यू निकलेगा। अब एक बार क्या करेंगे, प्लस ले लेंगे, और दूसरी बार में क्या ले लेंगे, माइनस। तो क्या लिखेंगे हम लोग, x बराबर 3 + 1 बटे 2। x बराबर कितना हो जाएगा, 3 और 1 4 बटे 2, 2 1 2, 2 दूना 4, कितना आ गया, x बराबर 2 बटे 1, कहने का मतलब कितना निकला, 2। चलिए और एक वैल्यू निकाल देते हैं, x बराबर क्या ले लेंगे, अभी माइनस ले लेंगे, 3 - 1 बाय क्या लिखेंगे, 2। तो x का वैल्यू कितना निकल जाएगा, 3 में 1 घटाएंगे, 2 बटे 2, तो क्या हो जाएगा, 2 1 2, 2 1 2, 1 बटे 1 कहने का मतलब कितना हो जाएगा, कितना लिखेंगे उसको, 1 लिखेंगे। अब देखेंगे यहाँ हमारा जो x का वैल्यू है 2 को निकला, पहला क्या निकला, 2 और दूसरा 1। तो 2 और 1 में से देखेंगे, इसमें से जो ऑप्शन दिया हुआ उसमें 2 या 1 है या फिर नहीं। तो जो क्वेश्चन नंबर 7 है उसका ऑप्शन नंबर सी में देखेंगे कितना है, 2 है। तो हमारा एक मूल कितना निकला है, 2। तो इसलिए हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, 2। क्वेश्चन नंबर 8, 2 लगातार विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्ग का योग 290 है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि विषम धनात्मक पूर्णांक क्या होती है। चलिए लिख लेते हैं हम लोग, विषम धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक का मतलब क्या होता है, प्लस वाली संख्या। तो विषम में कौन सी नंबर आती है, 1 3 5 7 9 11, ये सभी क्या होती है, विषम धनात्मक पूर्णांक। अब यहाँ पर बोला है कि 2 लगातार विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए। जैसे कि हम लोग यहाँ पे पहले मानेंगे, हम लोग माना पहली विषम धनात्मक पूर्णांक बराबर। अब देखेंगे, मान लीजिए कहीं से हम लोग ले लेते हैं, जैसे कि 9 और 11 का बात किया जाए, तो मान लीजिए 9 को कितना मान लें हम लोग, x मान लिए। 11 लाने के लिए हम लोग को x में कितना जोड़ना पड़ेगा, x + 2, क्योंकि x बराबर हम लोग कितना लिए हैं, 9। तो 11 कब आएगा, जब 9 में कितना जोड़ेंगे, 2, 9 2 कितना हो जाएगा, 11। तो हमारा जो पहली विषम धनात्मक पूर्णांक होगी वो क्या होगी, x, और दूसरी विषम धनात्मक पूर्णांक क्या हो जाएगी, x + 2।
अब आते हैं प्रश्न से। प्रश्न क्या बोला है कि दो लगातार विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्ग, तो हमको इसका क्या करना पड़ेगा, वर्ग। क्या करेंगे, x का वर्ग, जिनके वर्ग का योग, तो इसका वर्ग कर दिए पहली पूर्णांक का, और यहाँ पे ये रहा दूसरी पूर्णांक, इसका भी क्या करेंगे, वर्ग। दोनों का योग कितना है, योग कितना है बोला है 290, तो बराबर की साइड कितना लिख देंगे 290। चलिए तो अब नेक्स्ट देखा जाए, ये हो गया एक्स स्क्वायर, और ये जो है ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला में है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर ये फॉर्मूला में, इतना बराबर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। तो देखेंगे ए के जगह हमें कितना रखना है एक्स, और बी के जगह हमें कितना रखना है 2। तो चलिए इसको सॉल्व कर देते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस, अब देखेंगे ए स्क्वायर, ए कहने का मतलब एक्स का क्या हो जाएगा स्क्वायर, प्लस 2 है 2 लिखेंगे इंटू ए, तो ए का वैल्यू कितना है एक्स प्लस बी, तो बी का वैल्यू कितना है 2 प्लस बी का वैल्यू कितना है 2, ऊपर में स्क्वायर है क्या डालेंगे स्क्वायर, बराबर की साइड क्या है 290। ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस अब ये दोनों को आपस में, ये तीनों को आपस में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 दूना 4, और साथ में एक्स क्या हो जाएगा 4x प्लस 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 बराबर 290। तो एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर इस दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, एक एक्स स्क्वायर और एक एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, अब ये 290 को इधर लाएंगे क्या हो जाएगा माइनस 290, बराबर की साइड क्या बचेगा 0, 2x स्क्वायर प्लस 4x, 290 में 4 घटाएंगे कितना हो जाएगा 286, लेकिन 290 बड़ा है उसके सामने माइनस, इसलिए यहाँ पर क्या लगाएंगे माइनस बराबर 0। अब सब में से 2 क्या हो रहा कॉमन आ रहा, तो चलिए 2 को कॉमन कर देते हैं, तो यहाँ से 2 कॉमन होगा तो क्या बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ 4 है, तो 4 में से 2 कॉमन किया जाए तो कितना बचेगा 2 दूना 4, साथ में एक्स है एक्स लगाएंगे, माइनस से माइनस लगाएंगे। अब 286 से 2 कॉमन करना है तो क्या हो जाएगा 2 एका 2, फिर क्या हो जाएगा 2 चौके 8, फिर क्या हो जाएगा 2 तिया 6 बराबर 0। अब नेक्स्ट क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 143 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर देखेंगे ये जो 2 है इधर गुना में है इसके साथ, तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा भाग में, तो उधर जा करके वो क्या हो जाएगा 0। तो चलिए अब एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 143 बराबर 0, इसका क्या करेंगे गुणनखंड करेंगे, गुणनखंड करने के बाद x का वैल्यू निकाल देना है। तो ये जो गुणनखंड का तरीका है 3 स्टेप में, तो तीनों स्टेप को क्या करना है ध्यान देना है। चलिए तो तीनों स्टेप बताते हैं, ध्यान से देखना है और समझने का कोशिश करना है। तो सबसे पहला स्टेप फर्स्ट स्टेप में क्या करना रहता है, शुरू का और लास्ट का नंबर को आपस में गुना करना। तो यहाँ पर देखेंगे शुरू में कुछ भी नंबर नहीं है, कहने का मतलब अगर कुछ भी नंबर ना रहे तो उसके सामने में कितना रहता है 1 रहता है, तो हम लोग किसको गुना करेंगे 1 गुना 143, तो 1 गुना 143 करेंगे तो कितना हो जाएगा 143 का 143। पहला स्टेप कंप्लीट। सेकंड स्टेप में क्या करना है, जो 143 आया उसका गुणनखंड इस तरह से करना कि एक ही बार पहाड़ा पढ़ करके इसका गुणनखंड करना है। तो वह संख्या हम लोग सोचेंगे क्या होगी, सबसे ट्राई करना है 2 से लेकर के 20 तक जाना है, किसी से आ जाए। तो ये जो 143 है, 143 में किसका पढ़ा जाएगा 13 का, 13 एका 13 कितना बचा 1 बचा, तो 1 और 3 मिलकर के फिर से कितना हो जाएगा 13, तो क्या हो जाएगा 13 एका 13। ये हो गया सेकंड स्टेप हमारा कंप्लीट। तो इससे हम लोग को क्या मिला 13 और 11 मिला। अब लास्ट स्टेप थर्ड स्टेप देखेंगे, ये जो बीच का नंबर कितना है 2, तो हम लोग को ये जो 13 और 11 मिला इसी का प्रयोग करके कितना लाना है, बीच का नंबर लाना रहता है, कहने का मतलब बीच का नंबर कितना है 2। तो देखेंगे 13 और 11 ये वाला इसी का प्रयोग करके 2 लाना है, तो हम लोग इसके बीच में प्लस माइनस किस तरह से लगाएंगे कि हम लोग को +2 मिले, तो हम लोग को 11 के सामने क्या लगा देना होगा माइनस लगा देना होगा, तो 13 में 11 घटाएंगे कितना मिलेगा 2। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर लिखेंगे। अब यहाँ पर +2 लाने के लिए हम लोग क्या किए 13 माइनस 11 किए, 13 माइनस 11, लेकिन साथ में x है तो ये दोनों के साथ में क्या लगा देंगे x लगा देंगे, फिर इधर क्या है -143। अब क्या करना है 2 का जोड़ा लगाना है, इस तरह से 2 का जोड़ा लगा देंगे। अब हम लोग को क्या करना है कॉमन करना है, तो देखेंगे यहाँ भी x है यहाँ भी x, तो दोनों में x है इसलिए x कॉमन हो जाएगा। तो x यहाँ पर 2 है, उसमें से एक बाहर चला गया, यहाँ कितना x बचा सिर्फ और सिर्फ एक x बचा, प्लस यहाँ से x बाहर चला गया क्या बचा 13।
अब यहाँ पर देखेंगे 11 है, x है और 143 है, तो इसमें से हमारा क्या कॉमन आएगा, 11 कॉमन आएगा। और एक चीज़ ध्यान देंगे, यहाँ पर जो चिन्ह रहता है वही चिन्ह यहाँ पर लगाया जाता है। तो चलिए 11 को कॉमन कर देते हैं, यह हो गया 11। अब यहाँ से 11 कॉमन हो गया तो क्या बचा हमारा x। अब एक चीज़ ध्यान देना है, बहुत बार ये गलती होता है कि यहाँ का जो माइनस चिन्ह देखते हैं और क्या लगा देते हैं, माइनस, लेकिन ये क्या है, गलत है। हम लोग को नीचे से गुना करके ऊपर भी पहुंचना है, जिससे कि यहाँ पे माइनस हमारा कॉमन लिए हैं, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, जो कि गलत है। हम लोग को यहाँ पर क्या चीज़ चिन्ह लगाना होगा, प्लस का, तभी हम लोग गुना करेंगे तो ऊपर पहुँच पाएंगे। माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस। चलिए अब 143 से 11 कॉमन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 11 एका 11, कितना बचा, 3, तो 3 और 3 कितना हो जाएगा, 33, 11 तिया 33। इतना करने के बाद एक चीज़ ध्यान देना है कि यहाँ का जो ब्रैकेट है और यहाँ का ब्रैकेट, दोनों ब्रैकेट में सेम आना चाहिए। जिसे यहाँ x + 13 आ गया तो यहाँ भी x + 13 आना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो समझिए कि आपका मैथ गलत बन रहा है। चलिए तो नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, ब्रैकेट के बाहर वाला को एक ब्रैकेट में लिखते हैं। तो यहाँ ब्रैकेट के बाहर क्या है, x, और यहाँ ब्रैकेट के बाहर में क्या है, -11, तो इसको एक ब्रैकेट में लिख देंगे। और सेम ब्रैकेट में है उसको एक बार लिख दिया जाता है, तो क्या हो जाएगा, x + 13 बराबर इधर क्या हो जाएगा, 0। अब एक बार इसके बराबर 0 ले लेंगे और दूसरी बार में इसके बराबर 0 ले लेंगे। तो चलिए अभी इसके बराबर 0 ले लेते हैं, x - 11 बराबर 0। तो इससे x का वैल्यू कितना निकल जाएगा, अभी इधर -11 उधर जाएगा, क्या हो जाएगा, +11। चलिए ये एक वैल्यू निकल गया। अब इसके बराबर क्या ले लेंगे हम लोग, 0, x + 13 बराबर 0। तो x बराबर कितना हो जाएगा, ये +13 उधर जाएगा, -13। अतः x का वैल्यू कितना निकला, 11 और -13। तो देखेंगे 11 और -13 हमारा कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में। सॉरी, x बराबर 11 - 13 यह हमारा आंसर नहीं है। हम लोग को क्या बोला है कि 2 लगातार विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए। तो यहाँ धनात्मक विषम पूर्णांक ज्ञात करना है, इसीलिए हम लोग जो ऋणात्मक है इसको हम लोग नहीं लेंगे। तो इसके लिए हम लोग को x का वैल्यू कितना लेना पड़ेगा, 11 लेना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग क्या माने थे पहली अतः करके लिखेंगे, अतः पहली विषम धनात्मक पूर्णांक। तो पहली विषम धनात्मक पूर्णांक हम लोग क्या माने थे, x माने थे। x का वैल्यू कितना निकला, 11। ये जो -13 है उसको हम लोग नहीं लेंगे क्योंकि यहाँ पे धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करने बोला है। चलिए तो ये हो गया हमारा पहला आंसर। और दूसरी विषम धनात्मक पूर्णांक क्या माने थे, दूसरी विषम धनात्मक पूर्णांक बराबर क्या माने थे, x + 2। तो x प्लस क्या हो जाएगा, 2। अब x का वैल्यू कितना रख रहे हैं हम लोग, 11 प्लस कितना है, 2, 11 और 2 कितना हो जाएगा, 13। तो इस तरह से जो हमारा पहला विषम धनात्मक पूर्णांक कितना है, 11, और दूसरा कितना है, 13। तो 11 और 13 का ऑप्शन कौन सा नंबर में है, ऑप्शन नंबर डी में। तो चलिए ये हमारा क्या हो जाएगा, एग्जैक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में कौन एपी या फिर हिंदी में उसको क्या बोला जाता है, समांतर श्रेणी है। समांतर श्रेणी का ही शॉर्ट नेम क्या है, एपी। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि ये समांतर श्रेणी क्या होता है। एक एग्जाम्पल से इसको समझेंगे। जैसे कि यहाँ पर हम लोग लेते हैं 2, 4, 6, 8, 10, 12, इस तरह से क्या ले लिए, एक हम लोग एपी ले लिए। अब यहाँ पर देखेंगे इसके बीच की अगर दूरी निकाला जाए, डिफरेंस निकाला जाए, तो 4 में 2 घटाएंगे कितना हो जाएगा, 2, 6 में 4 घटाएंगे कितना हो जाएगा, 2, 8 में 6 घटाएंगे कितना हो जाएगा, 2, 10 में 8 घटाएंगे कितना हो जाएगा, 2, 12 में 10 घटाएंगे कितना हो जाएगा, 2। तो इस तरह से देख सकते हैं सबके बीच की जो दूरी है, डिफरेंस है, कितना आ रहा है, 2, 2, सेम आ रहा है। जिसके बीच की दूरी या फिर डिफरेंस अगर सेम हो तो वो क्या कहलाती है, एपी कहलाती है, समांतर श्रेणी कहलाती है। तो चलिए अब एक एक करके हम लोग चेक करते हैं। चलिए तो पहला नंबर को चेक किया जाए, ऑप्शन ए को, कि क्या ये एपी है या फिर नहीं है। 2, 4, 8, 16 ... इस तरह से। तो इसको क्या माना जाता है, A1, इसको A2, इसको A3, इसको A4। तो फर्स्ट बार में क्या करेंगे, ये दोनों का आपस में सॉल्व करके देखेंगे। कहने का मतलब A2 माइनस क्या करेंगे, A1 करेंगे। A2 कितना है, 4, माइनस A1 कितना है, 2। तो 4 में 2 घटाएंगे कितना हो जाएगा, 2। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, ये दोनों को सॉल्व करके क्या करेंगे, A3 माइनस A2। A3 कितना दिया हुआ है, 8, माइनस A2 कितना है, 4। तो A2 के नीचे कितना लिखेंगे, 4। 8 में 4 घटाएंगे कितना हो जाएगा, 4। अब यहाँ पर देखेंगे इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, अलग अलग आया।
इसके बीच का डिफरेंस 2 और इसके बीच का डिफरेंस 4, तो ये AP नहीं होगा। चलिए अब ऑप्शन नंबर बी को चेक किया जाए। ऑप्शन नंबर बी क्या है, 1 3 9 27 डॉट 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 डॉट। तो अब यहाँ पर देखेंगे इसको पूरा सॉल्व, इसको मान लेंगे हम लोग A1, इसको A2, इसको A3, इसको A4। चलिए इस दोनों को पहले सॉल्व करते हैं। क्या करेंगे, A2 माइनस A1, तो A2 कितना दिया हुआ है 3 माइनस 1, तो 3 माइनस 1 करेंगे कितना हो जाएगा 2। चलिए अब ये दोनों का आपस में सॉल्व करेंगे। A3 माइनस A2, A3 कितना दिया हुआ है 9 माइनस A2 कितना दिया हुआ है 3, 9 में 3 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 6। अब यहाँ पर भी देख सकते हैं इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है सेम नहीं आया। इसके बीच का डिफरेंस 2 है और इसके बीच का डिफरेंस कितना है 6 है, जो कि अलग अलग है, तो ये भी AP नहीं होगी। चलिए ऑप्शन नंबर सी को ट्राई करते हैं। ऑप्शन नंबर सी क्या है, -10 -6 -2 2 डॉट 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 डॉट, इस तरह से। इसको क्या मानेंगे, A1 A2 A3 A4। चलिए पहले इस दोनों को सॉल्व करते हैं। A2 माइनस A1 करेंगे। A2 कितना दिया हुआ है -6, ये माइनस लगाएंगे ये वाला फॉर्मूला का। उसके बाद A1 कितना दिया हुआ है -10, तो A1 के जगह हम कितना रखेंगे -10, तो ये हो गया -6, माइनस माइनस क्या हो जाएगा +10। अब 10 में 6 घटाएंगे कितना हो जाएगा 4। चलिए अब नेक्स्ट सॉल्व करेंगे इस दोनों को। A3 माइनस A2, A3 कितना दिया हुआ है -2, ये हो गया फॉर्मूला का माइनस। अब A2 कितना है -6, A2 की जगह कितना रखेंगे -6, -2 माइनस माइनस क्या हो जाएगा +6, 6 में 2 घटाएंगे कितना हो जाएगा 4। चलिए अब नेक्स्ट क्या करेंगे, इस दोनों को सॉल्व करेंगे। क्या हो जाएगा A4 माइनस A3, A4 कितना दिया हुआ है 2, ये फॉर्मूला का माइनस। अब यहाँ पे A3 कितना है -2, 2 की जगह 2 लिखेंगे, माइनस माइनस क्या हो जाएगा +2। अब 2 और 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 4। तो यहाँ पर देख सकते हैं सबके बीच का डिफरेंस कितना आया, दूरी कितना आया, सार्वंत्र कितना आया 4, यहाँ भी 4, यहाँ भी 4, यहाँ भी 4। तो AP किसको बोला जाता है, जिसके बीच की दूरी क्या हो, एक समान हो, सार्वंत्र क्या हो, सेम हो, उसी को AP बोला जाता है। इस तरह से हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, AP हो जाएगा, समांतर श्रेणी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, 1 4 7 10 डॉट 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 के 18वें पद का मान है। तो यहाँ पर सबसे पहले ये जो AP दिया हुआ है उसका कौन सा पद निकालना है, 18वां पद। तो चलिए इसको हम लोग लिख लेते हैं। AP 1 4 7 8 10 डॉट 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 डॉट, इस तरह से दिया हुआ है। तो जो फर्स्ट में रहता है उसको A1 बोला जाता है, इसको A2 बोला जाता है, इसको A3 और इसको A4। A1 कहने का मतलब क्या हुआ, पहला पद, A2 मतलब दूसरा पद, A3 मतलब तीसरा पद, A4 मतलब चौथा पद। इसी प्रकार हम लोग का कौन सा पद निकालना है, 18वां पद। 18वां पद कहने का मतलब हम लोग का क्या हो जाएगा, A18। मतलब इसी तरह से आगे बढ़ते जाएंगे तो हम लोग का 18वां पद क्या होगा। तो कोई भी पद निकालना हो तो उसके लिए फॉर्मूला होता है, जैसे A18 हम लोग को निकालना है तो A18 का फॉर्मूला क्या होता है, A + 17D। जो भी पद निकालना रहे A प्लस उससे एक कम D किया जाता है। जैसे कि उदाहरण के लिए हम लोग 20वां पद निकालें, A 20 बराबर क्या हो जाएगा, A + 20 है तो उससे एक कम D लेंगे, कितना हो जाएगा 19D। और एक आध एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे A 25 निकालना हो तो A 25 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, A प्लस इससे एक कम D, कितना हो जाएगा 24D। तो चलिए हम लोग A18 निकालते हैं। तो A18 निकालने में देखेंगे हम लोग को क्या चाहिए, A चाहिए। A का मतलब क्या होता है, पहला पद। A और A1 क्या होता है, सेम होता है। और इसमें क्या चाहिए हम लोग को, D चाहिए। तो D क्या होता है, सार्वा अंतर, ये दोनों AP के बीच की दूरी, डिफरेंस। तो चलिए सबसे पहले हम लोग D निकालते हैं। D बराबर क्या होता है, A2 माइनस A1। A2 कितना है 4 माइनस A1 कितना है 1, 4 में 1 घटाएंगे कितना हो जाएगा 3। तो ये हम लोग का D निकल गया। चलिए अब A18 का फॉर्मूला लगाते हैं। A18 बराबर A + 17D। A का मान कितना दिया हुआ है, 1 + 17, 17 और D के बीच में क्या है, गुना, गुना लगाएंगे। D का मान कितना निकाले 3, D की जगह 3 रख देंगे। 1 + 17 दिया कितना होता है 51, 51 और 1 कितना हो जाएगा 52। तो ये हमारा फाइनल आंसर। तो 10वां का सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर C 52। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर वीडियो थोड़ा भी पसंद आया हो, वीडियो आपको थोड़ा भी समझ में आया हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें और इस चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू। और वीडियो का नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए
वीडियो का नेक्स्ट पार्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं।